नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक रावत आपका स्वागत करता हूं वेदांत एकेडमी इंदौर के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। तो आपका लेक्चर रहेगा बायोलॉजी का नंबर 4, जिसमें अपन को डिस्कस करना है कोशिका के भागों के बारे में, कोशिका के भाग के बारे में पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ द सेल के बारे में पढ़ना है। उससे पहले आपको जानना है कि एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव क्या होते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में एग्जामिनर क्या करता है कि आपको एग्जाम्पल दे देता है यूं टुक करके और आपसे पूछता है कि यह एक कोश के जीव है कि बहुकोश के जीव है। तो उसको समझना तो जरूरी है, उन एग्जाम्पलों को देखना तो जरूरी है कि नहीं। चलो देखते हैं एक कोश के जीव क्या होते हैं। देखो शब्द से ही समझना है, क्या लिखा एक और क्या लिखा कोश के, अर्थात वे जीव जो कितनी कोशिका से मिलकर बने होते हैं, एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, उन जीव को क्या कहते हैं। तो उन जीव को कहते हैं एक कोश के जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का अर्थ होता है एक और सेलुलर का अर्थ होता है कोशिका और ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है जीव। तो जीव किससे मिलकर बने हुए, कितनी कोशिका से मिलकर बने हुए, एक कोशिका से मिलकर बने हुए। ऐसे जीव कौन कौन से होते हैं जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। देखो भाई आपका अमीबा क्या है, एक कोश के जीव है। क्वेश्चन देगा अमीबा है एक कोश के जीव, बहुकोश के जीव और दो अन्य ऑप्शन देगा, तो आपको टिक करना है एक कोश के जीव में। पैरामीशियम एक कोश के जीव, यूगलीना एक कोश के जीव, नील हरित शैवाल क्या है आपका एक कोश के जीव है। नील हरित शैवाल को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना। तो ये सभी आपके हैं एक कोश के जीव के एग्जाम्पल। आपको सीधे के सीधे एग्जाम्पल मिलेंगे, आपको सीधे के सीधे एग्जाम्पल याद करना है। अब जानते हैं बहुकोश के जीव के बारे में। बहु का अर्थ होता है बहुत, क्या होता है, और बहुत कब बनता है, एक से जब अधिक हो। देखो तो वे जीव जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, बहुकोश के जीव कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन आप ऐसे भी बना सकते हो कि वे जीव जो बहुत सारी कोशिका से मिलकर बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं बहुकोश के जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनके एग्जाम्पल क्या है, देखो भाई सीधे सीधे एग्जाम्पल है, याद करने की तो जरूरत ही नहीं। मनुष्य नहीं जानते कि पक्षी देखते हो डेली, कीड़े मकोड़े खाते हो और क्या करते हो, ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। अब बात ऐसी है कि आप कैसे समझोगे कि इसको एक कोश के जीव में रख दें, इसको बहुकोश के जीव। मैंने कैसे समझा, मैं आपको बताता हूँ सीधा सीधा तरीका। देखो जिसको आप सीधे सीधे नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हो, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो, वो किस में जाएंगे, एक कोश के जीव में जाएंगे। क्या आपने अमीबा को देखा, पैरामीशियम को देखा, नहीं देख सकते, सीधी सीधी बात है। और जिसको आप अपनी नॉर्मल आंखों से, सामान्य आंखों से देख लो, उनको किस में रख देना, बहुकोश के जीव में। इससे ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं याद करने वाली चीज। और क्या पढ़ोगे इसमें, बताओ तो सही। अब देखो मैं इससे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बहुत सुंदर क्वेश्चन देता हूँ आपको। क्वेश्चन है आपका, नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल है, हरी में भी लिख दिया मैंने, वाह भाई, शैवाल है क्या है। देखो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर पहला ए ले लो आप, जंतु ही ले लो, और क्या ले लो, इससे ज़्यादा क्या लोगे, पादप ले लो, हाँ भाई पादप। और सी ले लो आप, जीवाणु ले लो, जब आ ही गया तो ले ही लो। और डी ले लो आप क्या ले लो, डी। चलो लिख दूँ, क्या लिख दूँ, विषाणु लिख दे रहा हूँ, बनाना ही तो है। नहीं डी तो आपका इम्पोर्टेंट है, जो आंसर है आपका, जो आपको आंसर करना है। शैवाल क्या है, शैवाल। बताइए इसका आंसर क्या होगा, लगा दो आंख बंद करके, शैवाल है ना। गलत आंसर, इसका आंसर है जीवाणु। नील हरित शैवाल होता है आपका जीवाणु। इंग्लिश में देखो क्या लिखा पीछे, साइनोबैक्टीरिया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया का अर्थ क्या होता है, जीवाणु। कभी भी नील हरित शैवाल को आप शैवाल मत कहना, आप पादप मत कहना, यह जीवाणु है। क्या है, जीवाणु, ना कि जंतु है। अब जंतु क्यों नहीं है, देख लेंगे वो भी बात, जंतु क्यों नहीं है। देखो पादप की कोशिका और जंतु की कोशिका के बीच में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक। और जीवाणु की कोशिका के बीच में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसीलिए ना तो इसको आप जंतु में रख सकते, ना पादप में रख सकते। तो फिर जीवाणु क्या है, जीवाणु एक जीवाणु है और एक कोशिका का बना होता है। कितनी कोशिका का बना होता है, एक कोशिका का बना होता है। देखो कोशिका के बारे में समझे पहले, ठीक ना। अब आपको क्या पढ़ना है, कोशिका के भाग। तो कोशिका के बारे में समझो तो सही आप, है ना। कोशिका होती क्या है, कौन सा कलर ले लूं, आपके मन का कलर है ना, लाल। देखो ये है कोशिका का सबसे बाहरी भाग, ये है कोशिका का सबसे बाहरी भाग। इसको क्या कहोगे आप, इसको कहोगे आप कोशिका झिल्ली। क्या कहोगे, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। क्या है, कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन।
ठीक है ना। कोशिका के बीच में क्या पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। इसको क्या कहोगे आप, इसको कहोगे आप केंद्रक, इसको कहोगे आप केंद्रक, न्यूक्लियस इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस, है ना। केंद्रक के बीच में भी एक छोटा सा केंद्रक रहता है जिसको कहते हैं उपकेंद्रक। क्या कहते हैं, उपकेंद्रक कहते हैं इसको, उपकेंद्रक। और इसका एक खानदानी नाम है, सभी को याद है, केंद्रिका। इसी उपकेंद्रक को कहा जाता है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस कहा जाता है, ठीक है। केंद्रक के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है और इस झिल्ली का नाम होता है केंद्रक झिल्ली। क्या होता है, केंद्रक झिल्ली होता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है ना। और केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली के बीच में एक द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। कहाँ भरा रहता है, केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली के बीच में। कहाँ, बीच में। और इस द्रव का नाम क्या रहता है, तो इस द्रव को कहते हैं कोशिका द्रव। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और आपका केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली के बीच भी एक द्रव भरा रहता है और उस द्रव को क्या कहते हो, केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली के बीच भी एक द्रव भरा रहता है और उस द्रव को, उस फ्लूइड को कहते हो आप केंद्रक द्रव। क्या कहते हो, केंद्रक द्रव कहते हो। इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियस फ्लूइड, है ना, केंद्रक द्रव है। केंद्रक द्रव तथा न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, सॉरी, NEUCLEO, न्यूक्लियोप्लाज्म, ना। न्यूक्लियोप्लाज्म तथा साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव मिलकर क्या बनाते हैं, तो मिलकर बनाते हैं जीव द्रव। क्या बनाते हैं, जीव द्रव, जीव द्रव बनाते हैं। और इसी जीव द्रव को कहा जाता है इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। अब यदि आपका जीव द्रव्य आपके शरीर में नहीं है तो आपका जीवन संभव है ही नहीं, क्योंकि यदि जीव द्रव्य नहीं है तो आपका कोशिका द्रव्य नहीं है और केंद्रक द्रव्य नहीं है और कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य नहीं है, तो इसके अंदर जो कोशिकांग होंगे, अभी बताएंगे कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, इसके अंदर जो कोशिकांग होंगे उनको पोषण नहीं मिल पाएगा और पोषण नहीं मिल पाएगा अर्थात आपकी कोशिका को पोषण नहीं मिल पा रहा है। और कोशिका क्या है, आपके शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, बेसिक यूनिट है, आधारभूत इकाई है। और आधारभूत इकाई जब कार्य नहीं करेगी, बेसिक यूनिट अर्थात कार्य नहीं करेगी, तो आपका शरीर किस काम का, आपका शरीर भी काम तो नहीं करेगा। अर्थात यह जीव द्रव्य क्या है, जीवन का भौतिक आधार है। क्या है, जीवन का भौतिक आधार। कौन सा है आपका, जीव द्रव्य। किसने कहा कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, हक्सली ने कहा। चलो जीव द्रव्य के बारे में डिस्कस कर लेंगे आगे, जीव द्रव्य को डिटेल में पढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य को डिटेल में पढ़ेंगे। अब देख लो इसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। तो इधर मैं अब डायग्राम तो बना नहीं सकता, ठीक है ना, उसका नाम तो सुन लो आप। इधर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी काय। अब गोल्जी काय के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी, राइबोसोम के बारे में, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्राद्रव्य जालिका। क्या पाया जाता है, अंतः प्राद्रव्य जालिका। और क्या क्या पाया जाता है, देख लो। तारक काय भी पाया जाता है, सेंट्रोसोम, तारक काय भी पाया जाता है, आपका सेंट्रोसोम भी पाया जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं चच्चा, सेंट्रोसोम बोलते हैं। और क्या क्या पाया जाता है देख लो सही। अब ये क्या है, उपकेंद्रक है आपका, ठीक है ना भाई साहब। ये क्या है, उपकेंद्रक, और ये क्या है आपका केंद्रक है। तो केंद्रक द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं आपके DNA एंड RNA। क्या पाए जाते हैं, DNA एंड RNA। फिर केंद्रिका में क्या पाया जाता है, तो केंद्रिका में धागे पाए जाते हैं, जालेनुमा के रूप में रेटिकुलेट पाए जाते हैं। इसीलिए इन धागों को बोलते हैं क्या, कहाँ लिख दूँ, इधर लिख दूँ क्या, बिल्कुल सही, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन धागे। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन धागे, क्रोमेटिन धागे,
ठीक है, ये सब पढ़ना है आपको। अब मैंने क्या बताया आपको, यह तो मैंने जंतु कोशिका के बारे में बता दिए। किसके बारे में बता दिए? जंतु कोशिका के बारे में बता दिए। जंतु कोशिका का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली कहलाता है, सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक झिल्ली के बीच में क्या भरा रहता है? केंद्रक द्रव्य भरा रहता है। क्या भरा, कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक झिल्ली के बीच में भरा रहता है आपका कोशिका द्रव्य भरा रहता है। और अब क्वेश्चन क्या बनेगा, केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रक के बीच में कौन सा द्रव्य भरा रहता है? तो इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है ना, कोशिका द्रव्य, क्या कहा? कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हो आप हिंदी में। ठीक है ना, और कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? एक केंद्रक पाया जाता है, और उस केंद्रक के अंदर भी एक छोटा सा केंद्रक पाया जाता है, जैसे कप्तान रहता है ना आपकी टीम का। ठीक है ना, और कप्तान में आपकी टीम में कप्तान के साथ साथ उप कप्तान भी रहता है। ठीक है ना, तो ये क्या है आपका उप कप्तान है, उप केंद्रिका है, और इस उप केंद्रिका को ही कहा जाता है, उप केंद्रक को ही कहा जाता है उप केंद्रक उप केंद्रक को ही कहा जाता है केंद्रिका। ठीक है ना, आपको इन सभी के बारे में, जितना भी आप देख रहे हो, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। अब पादप कोशिका में क्या रहता? तो पादप कोशिका में कुछ नहीं रहता। पादप कोशिका के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको कहा जाता है कोशिका भित्ति। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? तो क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। किसका बाहरी भाग होता है? पादप कोशिका का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है ना, पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग क्या है? कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है। क्या पादप कोशिका इसी गोलाकार की होती है? स्फेरिकल शेप होता है इसका? तो इसका स्फेरिकल शेप नहीं होता। आपको ज्ञान के लिए मैंने बता दिया। यदि आपसे पादप कोशिका का कभी आकार पूछ ले, किसका? पादप कोशिका का आकार पूछ ले, पादप कोशिका का आकार, तो इसका आकार बताना है आपको। त्रिभुजाकार होता है, आयताकार मत कहना। कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। और बताएंगे, खासकर आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन कहता है या कौन बताता है या कौन कार्य करता है, कौन पादप कोशिका को त्रिभुजाकार के रूप में आकार देता है। ठीक है ना, बताएंगे आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पादप कोशिका के भाग, तो आप हेडिंग लगा लीजिए पहली, कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। आपको इसके बारे में पढ़ना है, सेल वॉल के बारे में पढ़ना है आपने। ठीक है ना, और डिटेल में पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है ना, तो देखो पहला पॉइंट में क्या बनाऊंगा इसके बारे में आपको बता चुका। पहला पॉइंट तो आपको सबसे पहले ही बताया कि पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। जंतुओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है ना, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब पादपों में यह कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको भी देख लो, किसकी बनी होती है? तो यह बनी होती है आपकी सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? अर्थात कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। कौन बनी होती है? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति किसका बाहरी भाग है? पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग है। तीसरा पॉइंट इसी को बना लो, पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग क्या है? कोशिका भित्ति है। ठीक है ना, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। अब आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर इस प्रकार से पूछता है कि कहता है कि पादप कोशिका का वह कौन सा भाग है जो सबसे कठोर होता है? यही होता है आपका कोशिका भित्ति, सबसे कठोर भाग होता है भाई। किसका होता है? पादप कोशिका का। चौथा पॉइंट यही बना लो, पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग होता है, सबसे कठोर भाग होता है। कौन होता है? कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है। क्यों होती है पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग? क्यों होती है? देखो, ये बनी किसकी होती है? आपको आंसर करना है। यह बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है।
ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट में भी है, किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट आपके 3 प्रकार के होंगे, है ना, 3 प्रकार के होती हैं। और कार्बोहाइड्रेट को जब हम पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे कौन कौन से होते हैं। आपका मोनोसेकेराइड होता है, आपका ओलिगोसेकेराइड होता है, आपका पॉलीसेकेराइड होता है। ओलिगोसेकेराइड के भी 2 प्रकार होते हैं, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड। फिर यह किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो यह है पॉलीसेकेराइड प्रकार का, पॉलीसेकेराइड प्रकार का। पॉलीसेकेराइड टू टू टारे टुम सेकेराइड टू टू टारे टुम टानी टी। देखो सेलुलोज क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट, और किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब क्वेश्चन क्या है आपका कि पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग क्या है आपका, कोशिका भित्ति है, तो कोशिका ही भित्ति क्यों आपका पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग है, क्योंकि सेलुलोज में जो आपका पानी पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 0%। कितना पाया जाता है, 0%। अब आप सोचिए जब किसी भी वस्तु में पानी 0% है तो ऑब्वियसली बात है, सीधी सीधी बात है, वह कैसी होगी, सबसे कठोर होगी। और पानी किस में 0% है, सेलुलोज में। और सेलुलोज से क्या बना हुआ है आपका, कोशिका भित्ति, इसीलिए कोशिका भित्ति क्या है, पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग होता है। अब देखो आप क्वेश्चन कैसे बनते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन सीधे के सीधे पूछे जाते हैं कि इसका कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, समझ रहे, तो उसको देखना है। देख लो भाई साहब, देखो इसको, हाँ, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जीवाणु की, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, किसकी, हाँ, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, थोड़ा समझ लेना है ना, बनी होती है बोल रहा हूँ ना, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, सीधा का सीधा, कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, जीवाणु, कवक और शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ठीक है ना, सेम का सेम, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो बताइए, आपसे क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, आपका आंसर क्या हुआ, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, आंसर है आपका पेप्टाइडोग्लाइकॉन, किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। फिर कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक की बनी होती है काइटिन की, किसकी, काइटिन की। और शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, शैवाल की बनी होती है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की, ठीक है ना, ये आपके क्वेश्चन है। पादप तथा शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है ना। जीवाणु की पेप्टाइडोग्लाइकॉन की, कवक की आपकी बनी होती है काइटिन की, और शैवाल की बनी रहती है आपकी सेल्यूलोज की। चलो इसको आपने नोट कर लिया। अब आपसे क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनाऊंगा मैं, है ना। क्वेश्चन आपका रहेगा कि जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। चलो आपका यही क्वेश्चन है, और आपके ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए में मैं लिखता हूँ आपका प्रोटीन, ऑप्शन बी है आपका प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, समझ जाना, ठीक है ना, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट प्लस डीएनए। फिर डी ऑप्शन है आपका आरएनए प्लस डीएनए प्लस कार्बोहाइड्रेट, प्लस कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा इसका आंसर, बताओ भाई साहब। देखो इसका आंसर आपको कैसे निकालना है, इसका आंसर पेप्टाइड क्या है आपका, प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन। और आपका ग्लाइकॉन क्या है, ग्लाइकॉन है आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो बताइए क्या ऑप्शन में कहीं प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट लिखा है, हाँ लिखा है, ऑप्शन बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अब देखो प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड से, किससे, अमाइनो एसिड से। तो ऑप्शन में प्रोटीन की जगह आपको अमाइनो एसिड भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ठीक है ना, आपको ऐसे आंसर आपको करना है। अब देखो इसका कार्य क्या रहता है,
किसका? कोशिका भित्ति पढ़ रहे ना, तो कोशिका भित्ति का कार्य क्या रहता है? आपको मैंने बताया था कि पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है, रेक्टेंगल होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार। पादप कोशिका को यह त्रिभुजाकार आकार कौन देता है? यही देता है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका को कोशिका भित्ति पादप कोशिका को आकार तथा आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका को आकार तथा आकृति प्रदान करती है। कौन प्रदान करती है? कोशिका भित्ति प्रदान करती है। बात क्लियर? यहाँ तक कोशिका भित्ति आपका हुआ खत्म। अब आपको अगली हेडिंग डालना है कोशिका झिल्ली। क्या डालना है? कोशिका झिल्ली। देखो भाई साहब, कोशिका झिल्ली, इसके बहुत सारे नाम रहते हैं, सभी नामों को याद करना है। कोशिका झिल्ली या कोशिका लेमा भी कहा जाता है इसको, समझ रहे हैं ना? इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना? और इसका दूसरा नाम रहता है प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा हिंदी में भी सेम नाम रहता है, ठीक है ना? और एक और नाम रहता है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस प्रकार के इसके नाम रहते हैं, कोई भी नाम आ सकता है, ठीक है ना? अब इसको समझना है आपको। इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है आपका कि कोशिका झिल्ली की खोज, सेल मेम्ब्रेन की खोज, प्लाज्मा लेमा की खोज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज किसने की थी? तो क्रेमर ने की थी। किसने? क्रेमर ने। किसमें की थी? तो आरबीसी में की थी। आरबीसी का अर्थ होता है रेड ब्लड सेल, ठीक है ना? पढ़ाएंगे इसको डिटेल में जब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने की? क्रेमर ने की। किसमें की? आरबीसी में की, ठीक है ना? इसका स्ट्रक्चर देख लो कैसा होता है, किसकी बनी होती है एक्चुअली में। तो देखो, एक लेयर, ये है आपकी दूसरी लेयर। कितनी लेयर हो गई? 2 लेयर। इसको मैं बाइलेयर बोल सकता क्या? इसीलिए आपकी सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? बाइलेयर्ड होती है, द्विस्तरीय होती है। YALA कैसी होती है? बाइलेयर्ड द्विस्तरीय होती है, क्योंकि इसमें कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती हैं? 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, ठीक है ना? और देखो इसमें क्या क्या रहता है, इसके अंदर देखना है। ये रहता है आपका लिपिड, ये है आपका लिपिड, ये है रसगुल्ले आपके। इस रसगुल्ले को बोलते हैं लिपिड। क्या बोलते हैं? लिपिड। लिपिड किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? क्वेश्चन तो यही है ना, लिपिड जुड़े हुए होते हैं आपके फास्फेट बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? फास्फेट बॉन्ड के द्वारा, फास्फेट बंध के द्वारा। तो फिर आपकी जो प्लाज्मा लेमा है, कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसकी बनी होती है? तो यह बनी होती है आपकी फास्फोलिपिड की। किसकी? फास्फोलिपिड की बनी होती है। अब इसका कार्य क्या रहता है? इसको देखना है। इसका कार्य देखो, जब मैंने आपको अभी कोशिका का ओवरऑल पूरा डायग्राम बना के दिखाया था, उसमें क्या पाए जा रहे थे? कोशिका के अंग पाए जा रहे थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तारकाय, ठीक है ना? DNA, RNA, ये सभी क्या है? इसके कोशिका के अंग हैं। क्या इन अंगों को पोषण की आवश्यकता नहीं है? इनको जीवित रहने के लिए कोई पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, पोषक पदार्थों की आवश्यकता होगी। तो वह पोषक पदार्थ जाएंगे कहाँ से, गुजरेंगे कहाँ से? उनके लिए कोई ना कोई रास्ता तो होगा, ठीक है ना? आपको उनके अंदर जाने के लिए आपको अपने दरवाजे से होकर जाना पड़ता है। तो इनके लिए दरवाजा कौन है? कहां से होकर जाएंगे? मैंने क्या बनाया था? यह क्या है? कोशिका झिल्ली है। यह क्या है? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली से अंदर ही क्या जाएंगे? पोषक पदार्थ जाएंगे। क्या जाएंगे? पोषक पदार्थ जाएंगे। ये पोषक पदार्थों को कौन ग्रहण करेगा? कोशिकांग ग्रहण करेंगे। इधर क्या थे आपके? कोशिकांग, कोशिका के अंग, कोशिकांग। इन कोशिकांग को किसकी आवश्यकता है? पोषक पदार्थों की आवश्यकता है। एक प्रकार से कह सकते हैं पोषण की आवश्यकता है। जब इनको पोषण मिलेगा तब आपकी सेल को पोषण मिलेगा, और सेल को पोषण मिलेगा तो आपकी बॉडी को पोषण मिलेगा। बताया था ना पहले लेक्चर में। और बॉडी को पोषण मिल जाएगा तो एनर्जी मिल जाएगी और आप कार्य करने लग जाएंगे, ठीक है? तो इनके लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। उन पोषक पदार्थों को अंदर जाने के लिए, बाहर से अंदर जाने के लिए, और अंदर जो आपके वेस्ट पार्टिकल हैं, गंदे पदार्थ हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं, उनको अंदर से बाहर भेजने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? यही उत्तरदायी होती है, आपकी कोशिका झिल्ली उत्तरदायी होती है। अर्थात यह पोषक पदार्थों को बाहर से अंदर तथा अंदर से बाहर जाने के लिए चयन करती है। किसका चयन करती है? पोषक पदार्थों का चयन करती है।
और चयन को क्या बोलते हैं? सिलेक्शन, सिलेक्टिव। इसीलिए इस मेम्ब्रेन को, किसको? कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है? सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, क्योंकि यह किसका सिलेक्शन करती है? पोषक पदार्थों का सिलेक्शन करती है। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ चयनात्मक झिल्ली, चयनात्मक झिल्ली। बात समझ में आई? क्लियर? ठीक है ना, इसको कहा जाता है। यह हो गया आपका कोशिका झिल्ली। अब अगली हेडिंग लगाना है आपको केंद्रक। क्या लगाना है? केंद्रक। चेंज कर लेते हैं इसको बोलते हैं केंद्रक को न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो यही कहा जाएगा केंद्रक की स्टडी क्या कहलाती? केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैरियोलॉजी। क्या कहा जाता है? कैरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना, और केंद्रक की खोज किसने की थी? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में शायद से। ठीक है ना, केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? कैरियोलॉजी। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। अब देखो, क्या पादप कोश का, जंतु कोश का में दोनों में केंद्रक पाया जाता था? तो जी हाँ, पादप में भी केंद्रक पाया जाता था और जंतु में भी केंद्रक पाया जाता था। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है कि पादप और जंतु में से किसका केंद्रक बड़ा होता है? तो पादपों का केंद्रक क्या होता है? बड़ा होता है। पादपों का केंद्रक बड़ा होता है। किसकी अपेक्षा बड़ा होता है? जंतु कोशिका की अपेक्षा बड़ा होता है। ठीक है, अब आप बताइए कि आपकी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? आपका ब्रेन करता है। अर्थात आप कह रहे हो कि आपकी बॉडी का सेंटर पॉइंट क्या है? आपकी बॉडी का केंद्र क्या है? आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है। तो इसी प्रकार कोशिका को कंट्रोल कौन करता है? उसका केंद्र कंट्रोल करेगा, उसका न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। अर्थात कोशिका का ब्रेन कौन सा है? कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाएगा? इसी को कहा जाएगा केंद्रक को। इस केंद्र को कहा जाता है ब्रेन ऑफ सेल। क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि यह केंद्रक पूरी कोशिका को मैनेज करता है। इसीलिए इसका दूसरा नाम है मैनेजर ऑफ द सेल। मैनेजर ऑफ सेल किसको कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। अब देखो, कुछ इसमें आपको नोट लिखना है। ठीक है ना, इधर बना देता हूं मैं नोट। नोट क्या है आपके? किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी में। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। और देखो, एक और दूसरा नोट डालना है आपको। प्लांट है आपका, प्लांट में क्या रहता है? फ्लोएम रहता है, संवहनी ऊतक। किसको संवहन करता है? या फूड को संवहन करता है। फ्लोएम के अंदर रहती हैं चालनी नलिकाएं। क्या रहती हैं? चालनी नलिकाएं। नलिकाएं इनको बोलते हैं सीव ट्यूब। सीव ट्यूब। ठीक है ना, इन चालनी नलिकाओं के अंदर भी केंद्रक अनुपस्थित रहता है, अर्थात नहीं पाया जाता है। ये हो गया आपका केंद्रक। ठीक है ना, अब केंद्रक के कितने भाग होते हैं? आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाएगा। केंद्रक के 4 भाग होते हैं। कितने भाग? 4 भाग। इन चारों ही भागों को आपको पढ़ना है। देख लो कौन कौन से भाग होते हैं। पहला रहता है आपका केंद्रक झिल्ली। क्या रहेगी आपकी? केंद्रक झिल्ली। इसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, अब केंद्रक झिल्ली किसकी बनी होती है? आंसर करना है लिपोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की। ठीक है ना, या फिर फास्फोप्रोटीन लिख देना, या फिर फास्फोप्रोटीन भी आ सकता है कभी कभी आपका। ठीक है ना, ये बनी होती है आपकी लिपोप्रोटीन और फास्फोप्रोटीन की। अब आप बताइए, केंद्रक के अंदर भी तो कोशिकांग है कि नहीं? डीएनए, आरएनए, क्रोमेटिन धागे हैं, उनको भी तो पोषण की आवश्यकता है। तो केंद्रक झिल्ली में भी क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। यह छिद्र किसके लिए पाए जाते हैं? तो केंद्रक के अंदर उपस्थित कोशिकांगों के लिए पोषण प्रदान करने के लिए यह छिद्र पाए जाते हैं। इसमें पोषक पदार्थों के परिवहन के लिए लिख सकता क्या? पोषक पदार्थों के परिवहन के लिए, पोषक पदार्थों के परिवहन के लिए, आवागमन के लिए, जाने चलने के लिए छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। छुटकू 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 छुट्टम छुट्टम छिद्र पाए जाते हैं, पाए
जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? केंद्रक झिल्ली में पाए जाते हैं। बस इससे ज़्यादा आपसे केंद्रक झिल्ली में कुछ नहीं पूछा जाना है। और दूसरा आप लगा लीजिए इधर हेडिंग, दूसरा भाग है इसका केंद्रक द्रव। क्या है? केंद्रक द्रव इसका है दूसरा भाग। अब देखो केंद्रक द्रव का यदि कभी आपसे पूछ ले रंग कैसा होता है, इसका पूछ लिया आपसे कभी रंग कैसा होता है, तो इसका कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। ठीक है ना। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें आपका राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। इसमें आपका डीएनए पाया जाता है, इसमें आपका आरएनए पाया जाता है। ठीक ना। ये सब चीज़ें इसमें आपकी पाई जाती हैं। और एंजाइम भी पाए जाते हैं, एंजाइम भी इसमें पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? केंद्रक द्रव में। इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसका कि केंद्रक द्रव में केंद्रक द्रव का रंग कैसा होता है, तो इसका कोई रंग नहीं होता, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। ठीक है ना। अब आप तीसरा हो जाएगा इसका भाग केंद्रिका। तीसरा इसका भाग क्या हो जाएगा? केंद्रिका। इसकी खोज किसने की? केंद्रिका की खोज किसने की? फोंटाना ने की। किसने की? फोंटाना। फोंटाना लिख दिया था, फोंटाना ने इसकी खोज की, फोंटाना। ठीक है। और यह कब दिखाई देता है? बस यही इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको केंद्रिका दिखाई कब देती है। तो मैं जब आपको कोश का विभाजन पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। तो उस समय आपको बताऊंगा प्रोफेज में, दिखाऊंगा भी, बताऊंगा नहीं कि आपका जो केंद्रिका है कहाँ दिखाई देती है। तो यह कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती है। कब दिखाई देती है? कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती है। सेल डिवीजन के टाइम पर यह आपको दिखाई देगी, समय दिखाई देती है। कौन दिखाई देती है? आपकी केंद्रिका दिखाई देती है। खोज किसने की इसकी? फोंटाना ने की। ठीक है। यही आपको इससे क्वेश्चन है। अब चौथा है आपका क्रोमेटिन धागे। क्या है? क्रोमेटिन धागे। ठीक है। अब क्रोमेटिन धागे देखो क्या होते हैं आपके, होते तो धागेनुमा संरचना के रूप में पाए जाते हैं। देखो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, किसके रूप में पाए जाते हैं? धागेनुमा संरचना के रूप में पाए जाते हैं। धागेनुमा संरचना के रूप में पाए जाते हैं, संरचना के रूप में पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रिका में पाए जाते हैं। इसलिए केंद्रक के अंदर क्या रहती है? केंद्रिका लेती है। इसलिए केंद्रक का भाग क्या होगा आपका? क्रोमेटिन धागे। अब होता क्या है एक्चुअली में, आप एक धागा लेना, ठीक है ना, और धागे को आप ऐसे ज़मीन पर फेंक देना, ऐसी ज़मीन पर फेंकना कि उसमें जब बारिश हो तो पानी पड़ जाए। जब उस धागे पर आप देखते हो कि पानी पड़ गया और कुछ समय पश्चात आपकी बारिश तो रुक जाएगी। ठीक है, आपकी बारिश रुक गई, मैंने मान लिया। और बारिश रुकते ही उस धागे पर क्या पड़ेगी? धूप पड़ेगी। धूप पड़ने के कारण कुछ दिनों पश्चात वह धागा टूटने लग जाएगा। जब टूटेगा तो क्या बनाएगा? न्यूक्लिक अम्ल। यही धागा आपका क्या है? क्रोमेटिन धागा। जब क्रोमेटिन धागा सूखने लग जाएगा, उसका द्रव के अंदर जब इसका द्रव सूखने लग जाएगा तो फिर वह टूटकर क्या बनाएगा? न्यूक्लिक अम्ल। आगे चलकर इसका पॉइंट लिखना है, आगे चलकर यह न्यूक्लिक अम्ल बनाता है। आगे चलकर यह न्यूक्लिक अम्ल बनाता है। कौन बनाता है? क्रोमेटिन धागे। अब आपसे एक ज्ञान की बात बता दूं, क्रोमेटिन धागे कितने प्रकार के होते हैं? चलो देख ही लो, जब बात कर ही ली है इसकी। तो क्रोमेटिन धागे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के क्रोमेटिन धागे। दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार के होते हैं? पहला है आपका यूक्रोमेटिन, दूसरा है आपका हेट्रोक्रोमेटिन। अब यूक्रोमेटिन क्या है? यूक्रोमेटिन क्या है? तो ऐसा क्रोमेटिन है जिसमें किसकी मात्रा देखो? डीएनए की मात्रा देखो। किसकी मात्रा देखो? डीएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जब इसमें डीएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है तो यह आनुवांशिक रूप से क्या होगा? काफ़ी सक्रिय होगा, क्योंकि आपका आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए।
आपके माता पिता के लक्षण आप में आते हैं, आप कहते हो कि मैं पापा के जैसा हूँ, मैं मम्मा के जैसा हूँ, मैं दीदी के जैसा हूँ, मैं इसके जैसा हूँ, फलाना ढिकाना लिमका डिमका आप कहते हो, क्योंकि उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? आपका डीएनए होता है, आपका आनुवांशिकी पदार्थ होता है। आनुवांशिकी पदार्थ किसको बोला जाता है? जेनेटिक मटेरियल किसको बोला जाता है? डीएनए को बोला जाता है। यही जिम्मेदार होता है आपके आनुवांशिक गुणों के लिए, ठीक है ना। इसीलिए यूक्रोमेटिन आनुवांशिकी रूप से काफी सक्रिय होते हैं। किस रूप से? आनुवांशिकी रूप से काफी सक्रिय होते हैं। कौन? यूक्रोमेटिन। अब देखो हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन में किसकी मात्रा अधिक होती है? आरएनए की, और आरएनए को आनुवांशिकी पदार्थ नहीं माना जाता है, इसीलिए यह आनुवांशिकीय रूप से काफी निष्क्रिय होते हैं। यह आनुवांशिकी रूप से काफी निष्क्रिय होते हैं, काफी निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो आपने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा मेरे से? आपने कोई कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, उनके एग्जाम्पल्स देखे, ठीक है ना, और कोशिका के ओवरऑल डायग्राम को समझा आपने, कोशिका के कोशिकांगों को समझा आपने कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। देन उसके पश्चात आपने पढ़ा कोशिका भित्ति पूरा, कोशिका झिल्ली पढ़ा पूरा, और कोशिका झिल्ली के बाद आपने केंद्रक पढ़ा, और केंद्रक के भी 4 के 4 टाइप पढ़ लिए, ठीक है ना। अब अगले लेक्चर में क्या स्टार्ट करना है आपको? अगले लेक्चर में पढ़ना है इसी किसके बारे में? क्रोमेटिन धागे के बारे में। और क्रोमेटिन धागे आगे चलकर क्या बनाता है? आपका न्यूक्लिक एसिड बनाता है। तो अगले लेक्चर के बारे में आपको किसके बारे में पढ़ना है? न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है, अर्थात आपको डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ना है। इस लेक्चर के लिए इतना ही, और अभी तक के लिए आपका इतना ही, और देखते रहना इसको, है ना, और समझना इसको, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, नोट बनाना है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद इसके लिए।